जुम्मा जुम्मा 8 दिन के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक, नासिर इकबाल और राजा मोहसिन इजाज़। आज हम नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने आए हैं और बात करेंगे को अदालती महाज पर जो बदलती सूरत हाल है उससे मुतल्लिक, और इलेक्शन का जो माहौल है, क्या इलेक्शन अपने वक्त पर हो सकेंगे या नहीं होंगे या कब तक होंगे। नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच जो है वो केसेस की समाअत कर रहा है। इससे मुतल्लिक हम बात करेंगे कि खुलासा क्या है और क्यों जो बेंच है उसमें एक बड़ी डिवीजन सामने आ रही है, और बड़ा वाज़े पता चल रहा है कि जो बेंच है उसमें एक मेंबर का जो व्यू है वो मुख्तलिफ है और 2 चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल हसन जो है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है नैब तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कल इलेक्शन जो 14 मई कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दिया है, तो अब उसके असरात क्या होंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के हवाले से नया फैसला किया है, इस पर भी बात करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के बाद कुछ पीटीआई की खवातीन हैं, उनकी तकरीबन 2.5 माह से लाहौर हाई कोर्ट जो है उनकी पिटीशंस टेकअप नहीं कर रही। 6-7 बेंचेस तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आजकल का सबसे बड़ा मौजू जो है वो साइफर केस, जिसमें इमरान खान जो है वो अटक जेल में इस वक्त जुडिशल रिमांड पे हैं और फर्दर उनकी बेल और उसके दीगर मामला भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। शुरू करते हैं नासिर इकबाल साहब आपसे कि नैब तरमीम का जो केस है, एक तो उसका थोड़ा सा खुलासा बताएं कि किस तरफ वो बढ़ रहा है, और दूसरा बेंच में जो तकसीम बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही है उसको आप कैसे देखते हैं। शुक्रिया साकिब बशीर साहब। देखिए, आपने तो खुलासा खुद ही बयान कर दिया है कि आप क्या देख रहे हैं। सबको पता है कि क्या होगा, क्योंकि ये एक अनफॉर्चुनेट भी कह लें या बेंच की जो कंपोजिशन है ये मैटर करती है। बेंच बना ही इस तरह के कि सबको ये मालूम है कि जो अमेंडमेंट है वो उसको जो चैलेंज किया गया, खान साहब ने, इमरान खान साहब ने पिटीशन मतलब की थी, चैलेंज किया था, और इसके जो रिस्पोंडेंट है वो गवर्नमेंट है, जिस पीडीएम गवर्नमेंट थी उसमें जो उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि केसेस तो कुछ ख़त्म हुए हैं ना। तो और इसमें कुछ इस तरह की अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत टेक्निकल है और बहुत ही शातिर कह लें, शातिर का लफ्ज़ में ख्याल मुनासिब है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को देख कर बनाया गया ये अमेंडमेंट। इसको बेनिफिशरीज हैं कुछ लोग, तो जाहिर है मतलब देख के आप थोड़ा सा वजाहत करें कि कैसे देखें। एक तो इसमें अमेंडमेंट्स कैसे की गई। अमेंडमेंट ऐसी होगी ना कि 500 करोड़ मतलब 500 मिलियन 50 करोड़ 500 मिलियन का उन्होंने एक थ्रेशोल्ड बना दिया। अब उसमें थ्रेशोल्ड की वजह से हुआ ये है कि जो उससे 1 रुपये भी कम हो या 10 रुपये भी कम हो या 1 लाख रुपये भी कम हो, तो वो नैब की अब जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब इसमें बहुत सारी प्ली बार्गेन्स भी हुई है केस में, आपको पता है बहुत सारे बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इसमें प्ली बार्गेन हुई भी है। अब प्ली बार्गेन में जब आपको मालूम है, जब प्ली बार्गेन होती है तो उसमें यह तय होता है कि आपने इंस्टॉलमेंट देनी है इतनी, और हर इंस्टॉलमेंट में इतने पैसे वापस करने हैं, ठीक है, और कन्विक्शन भी रहेगी, आप कन्विक्ट होंगे। अब होगा ये हुआ जो मतलब ख्वाजा हारिस साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो कोर्ट को ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उसमें ये होगा कि जो एक्यूज़ है वो कहेगा कि मैं तो अब उसका केस अगर 50 करोड़ से नीचे है, वो कहेगा मैं तो कंटेस्ट करता हूँ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, अब मेरे खिलाफ केस चला है, मैं प्ली बार्गेन में पैसे नहीं देता, ठीक है। अब वो केस चला जाएगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जब आएगी तो नैब कहेगा ये तो हमारे उसमें डोमेन में नहीं आता, ये केस बनता ही नहीं है, ये तो केस खारिज होता है, वो केस हो जाएगा खारिज। उल्टा नैब को पैसे देने पड़ जाएंगे जो प्ली बार्गेन में जो तय हुआ है, जो उनके इंस्टॉलमेंट है जो वो दे चुके हैं वो वापस करने पड़ जाएंगे। लेकिन इसमें दूसरा भी पहलू है, जो जस्टिस मंसूर साहब बार बार कह रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट उस केस को देखती है 184(3) में जिसमें कोई बुनियादी हकूक़ सला हुआ अवाम में। इसमें तो उन्होंने आज तो ये ऑब्जर्वेशन भी दी है कि हम तो जोर लगा लगा के थक गए हैं, लेकिन हमें कोई बुनियादी हकूक़ की वायलेशन नहीं मिल रही। और फिर उन्होंने एक और बात भी ये की है कि मुझे तो बोनाफिडी जो है जो पटिशनर के उससे इख्तलाफ है कि जब उन्होंने नेशनल असम्बली की सीट जो है छोड़ दी, जब सीट नहीं छोड़ी मतलब असम्बली से बाहर आ गए,
सीट नहीं छोड़ी। इमरान खान की बात हो रही है कि इमरान खान जो पिटिशनर है इसमें, वो सीट उन्होंने नहीं छोड़ी, अनरिप्रेजेंटेड छोड़ दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, लेकिन उन्होंने उसको उसमें जाके कंटेस्ट भी नहीं किया। तो ये तो कोई बात ना हुई, आप डेमोक्रेसी इस तरह नहीं चलती। लेकिन आज आखिरी बात, आज चीफ जस्टिस साहब की एक ऑब्जर्वेशन बड़ी मज़े की है। उन्होंने माना है कि बज़ाहिर हमें कोई नज़र नहीं आ रहे बुनियादी हकूक़, डायरेक्टली हमें नज़र नहीं आ रही कि कोई वायलेशन है, लेकिन इसमें पेनम्बरा राइट्स इन्वॉल्व है। पेनम्बरा राइट्स वो होते हैं, मैं अपनी नाज़रीन को बता दूं कि ये वो राइट्स होते हैं जो लोगों को हासिल होते हैं। मतलब ये कोई लिखा हुआ राइट नहीं है, लेकिन किसी वजह से, जैसे करप्शन सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है, करप्शन उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जिनके रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाती है, तो ये अनइवननेस क्रिएट कर देती है। तो मतलब ये कहने का ये मकसद है कि उनको उससे नुकसान। मलिक साहब, ये थोड़ा सा आप ये बताइएगा, मतलब दो चीज़ें हैं। एक तो पार्लियामेंट ने एक कानून साजी की, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ये मतलब समझ रहे हैं बेंच में एक जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि उनकी जो लेजिस्लेशन है उन्होंने की है उन पे छोड़ दें या आइंदा आने वाली असम्बली पे छोड़ दें। दूसरा, ये जो तरमीम जब हुई थी उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये खबर है कि ये तरमीम जब की गई तो जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो नैब के रेडार पे थे या कोई मामला था, तो एक तरफ उनके केसेस रखे गए और एक तरफ जो है वो उनकी तरमीम हुई। देखिए, ये चीज़ एक है कि क्योंकि इसके बेनिफिशरी तो सबसे ज़्यादा PDM या पीपल्स पार्टी जो इक़्तिदार में रही है, और इसके 3 सेक्टर आप कहेंगे अमेंडमेंट है। पहले नैब की अमेंडमेंट हुई, फिर 2-3 महीने बाद की गई, फिर अभी इस साल भी हुई हैं कुछ अमेंडमेंट। अब इस साल पहली अमेंडमेंट बज़ाहिर लग रहा है कि उसमें नून लीग को सपोर्ट मिली, दूसरी कुछ अमेंडमेंट हुई उसमें पीपल्स पार्टी को सपोर्ट। अब जो अमेंडमेंट हुई ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुई। जिस तरह आप कह सकते हैं कि मुझे ये कंफर्म है, नासिर साहब इसको सेकंड करेंगे कि हमें एक सोर्स ने बताया कि कैबिनेट में ये बात आई कि जो रिमांड है ये 14 दिन से 1 महीना कर दिया जाए। तो पीपल्स पार्टी को अंदाजा था कि भाई नहीं, ये तो क्योंकि फिर अल्टीमेट ये अभी जो रिसेंट हुआ था 1-1.5 मास पहले, जी जो था फिजिकल रिमांड नैब का, आपको पता है पहले 90 दिन था जी, बिल्कुल, फिर इसको 14 दिन किया गया, अब फिर 30 दिन किए। ये 14 दिन से 30 दिन की रिमांड, ये जो है ये कहीं से फरमाइश आई तो पीपल्स पार्टी रिलक्टेंट थी, नून लीग के अंदर भी था मामला, लेकिन अल्टीमेट ज़हरी बात है जब बात एक आपस में जब मामला हों और आगे ऑब्जेक्टिव कोई और हो तो फिर वो कर दिया गया। तो यही इस दफ़ा वो फिर 30 दिन का हो गया। और कई ऐसी चीज़ें आई अमेंडमेंट जिसको PTI वाले कहते हैं कि हमें टारगेट करने के लिए या इमरान खान के हवाले से की गई हैं। तो ये एक ओवरऑल ही देखें ना, जिन दिनों ये अमेंडमेंट जो है वो ये खासतौर पर ऑर्डिनेंस आया था, उन दिनों अलकादर ट्रस्ट तोशाखाना नैब केस इमरान खान के खिलाफ चल रहे थे, और अभी उसका लेकिन इमरान खान भी देखे ना, उन्होंने वो अमेंडमेंट भी चैलेंज कर ली जो खुद की अपने दौर में जो अमेंडमेंट की वो चैलेंज की, जो उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी में और बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग थी, इमरान खान की, बिजनेसमैन नहीं था। उन्होंने उनको और ब्यूरोक्रेट को भी जो है वो उनको वो खुद तो कहते हैं कि ये मुझसे NRO लेना चाह रहे, लेकिन उन्होंने खुद NRO किसको दिया, अपने दौर में जो की ऑर्डिनेंस लेके आए। फिर यानी सब का इसमें हिस्सा है। अब जजेस का मामला ये है कि जजेस की नज़रियाती तकसीम है। ये जो जजेस हैं जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन, ये वो माइंड सेट है जो इफ्तिखार चौधरी के दौर से हम इसको देख रहे हैं, जो करप्शन केसेस के स्कैम पे सो मोटो होता है, रिमार्क्स चलते हैं, वो रिमार्क्स पूरी फ्लैश होते हैं मीडिया पे और फिर वो उसका नैरेटिव बनता है। ये वो माइंड सेट है जो ट्रस्ट की बात करता है। लेकिन इस दफ़ा प्रॉब्लम ये हुई है कि इनके साथ हम ख्याल जज के साथ एक जज वो आ गए हैं जैसे मंसूर अली शाह। अब जैसे मंसूर अली शाह, जैसे अतर मिनल्ला, ये जैसे याह्या अफरीदी, इनका जरा डिफरेंट अप्रोच है। ये कहते हैं कि पार्लियामेंट जो कानून है, अगर ये पार्लियामेंटेरियन है उसको इख्तलाफ है, वो अपने एक जो है वो बनाए नैरेटिव और उस पर वो मैनिफेस्टो बनाया कि हम इन अमेंडमेंट को चेंज करेंगे, जब टेनोर आए उनका और ये अमेंडमेंट रिवर्स कर दें, ये मान, और हर एक की अपनी अपनी अप्रोच। ये जो माइंड सेट है जैसे मंसूर अली शाह, ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट में मिसिंग पर्सन, मिनॉरिटीज ये अहम होने चाहिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अपने टेनोर में मिसिंग पर्सन ही नहीं उठाया, एक बताया नहीं उठाया केस। मिनॉरिटीज का केस इनको पक्की खबर है, नासिर साहब भी सेकंड करेंगे कि इनको कहा गया कहीं से
कि जी इस मामले को जड़ा वाले मामले और मिसिंग इनफोर्स डिसअपीयर इस पे फुल कोर्ट बनाएं और डिसाइड टेकअप करें। इन्होंने नहीं किया। इनके सामने करप्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसका फायदा जो है वो इमरान खान के नैरेटिव को होगा, नुकसान पीपल्स पार्टी और नून को होगा जिन्होंने बंदियाल साहब को टफ टाइम दिया, ना उनके जज लगने दिए, पार्लियामेंट में उनके खिलाफ तकरीर की। तो ये सारी मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि ये इस तरह ये सारी चीज़ें। एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, लंबी बात नहीं करूँगा। इसमें आपको याद होगा कि जस्टिस तसद्दुक जलानी साहब के ज़माने में जब चीफ जस्टिस थे तो एक जजमेंट भी आई थी माइनॉरिटीज़ राइट्स के ऊपर। उसमें बाकायदा उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि आप माइनॉरिटीज़ के जो वर्शिप प्लेसेस है उसकी प्रोटेक्शन होगी, पुलिस केस फॉरन रजिस्टर होगा अगर उनको कोई शिकायत है, और भी बहुत सारे राइट्स थे। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कभी हुआ था। तो ये बहुत आसान था कि अगर जड़ोवाला का जब वाक़या हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप कर सकती और आगे चलाती। राजा मोहसिन इजाज साहब, आप ये बताएं कि रिसेंटली एक दोस्त है, उनकी मुलाकात भी चीफ जस्टिस से हुई। आपको लगता है कि 16 सितंबर से पहले चीफ जस्टिस ये नैब तरमीम वाला केस निपटा के और इस पर पूरी जजमेंट दे के जाएंगे? देखिए, आज उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे एक से ज़्यादा मौके पे ये रिमार्क्स दिए कि आज हम ये जो केस है इसको रैप अप करेंगे। एक मौके पे रीजनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो पीर के दिन सिर्फ उन्हें 30 मिनट चाहिए, वो उसके ऊपर कोई बात करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हम आज ही इसको रैप अप करेंगे। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हियरिंग वो फिर ट्यूसडे पे चला गया एक दफ़ा फिर मामला। लेकिन देखिए, ट्यूसडे को ये केस जो है इसका फैसला आए ना आए, लेकिन ये रिजर्व ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि रिजर्व हो जाएगा। और ऐसा रिजर्व के जिसका फैसला सबको पहले ही पता है। नहीं, ये अभी तक बंदियाल साहब का ये देखा है, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग में पीटीआई के लोगों ने मिठाई बांटना शुरू कर दी सारे, और नून लीग के, और ये इन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी थी कासिम सूरी अप्रैल 2022 जिस दिन जजमेंट रिजर्व हुई, क्योंकि बंदियाल साहब ने कहा अब इलेक्शन की तरफ जाए। ऐसा लग रहा था कि फैसला ये आएगा कि इलेक्शन की तरफ जाए। और उस वक्त हम कोर्ट रूम में मौजूद थे, साकिब भाई आई, हम दोनों जी बिल्कुल मैं मौजूद था, या उसमें मौजूद थे, या जब बाजारी रूलिंग थी, जब वो हेयरिंग आ रही थी। तो उस दिन मीडिया कोर्ट रूम 1 में बड़ा कम था, 1 2 3 रिपोर्टर्स थे, बाकी सब नीचे 6 नंबर कोर्ट में ऑडियो सुन रहे थे, ऑडियो पे हेयरिंग सुन रहे थे। बज़ाहिर यही लग रहा था कि जी अब इलेक्शन की तरफ मामला जा रहा है। और उससे पहले जब कंक्लूड उन्होंने सारे लोगों से कहा कि जी जो हुआ अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। जब फैसला सुनाने का टाइम आया, वो 2 घंटे डिले हुआ। उसके बाद हमने देखा कि कमरे अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान अचानक उनकी एंट्री होती है। उन्हें रोस्टरम पे बुला के पूछा जी आप आ जाएं रोस्टरम पे, आप इलेक्शन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी आप कहेंगे, देखिए अब अल्फाज का चुनाव सारों को बड़ा, आप कहेंगे तो करा। उन्होंने कहा नहीं इलेक्शन हो सकता है। उन्होंने कहा कि जी डिलिमिटेशन जो है वो हम इस वक्त हमें करनी पड़ेगी, 4 महीने उसमें लग जाएंगे, और इतने टाइम के बाद जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का वक्त होता है। तो ये ऑल टुगेदर कोई 6-7 महीने उन्होंने बताए, और कहा फिर इलेक्शन हो जाएगा। मुझे याद है कि जब केस कंक्लूड हो रहा था तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब भी कोर्ट में मौजूद थे, बिलावल भुट्टो थे, बल्कि उमर अता बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी तारीफ की बिलावल साहब की भी। तो वहाँ पे जो है वो बहरहाल उसके बाद फैसला जो है वो आया कि जी वैसे अब तो पीडीएम सोच रही होगी कि हमने गलती की, इलेक्शन हो जाए। और मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब तकरीबन ये मान गए थे शायद कर्टेसी में या चीफ साहब के कहने पे, नाज़िर साहब बिलावल भुट्टो थोड़े से वहां पे खड़े हुए थे, और उन्होंने कहा था मखदूम अली खान और उनकी रोस्टरम पर ही एक छोटी सी आपस में मुशावरत हुई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी नहीं हम जाएंगे वापस पार्लियामेंट और नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होगी। तो ये बात आपकी ठीक है, वो सोचते होंगे कि काश आज इनकी मतलब इनके सर डाल के तो हम इलेक्शंस में चले जाते। मलिक साहब शायद उसमें इलेक्शन वाला जो मामला है वो तरमीम वाला कि उस सॉरी जो 14 मई वाला है उस पे रिव्यू भी खारिज हो गया। अब क्या होने जा रहा है? पहले मोहसिन से पूछ लें, क्योंकि मोहसिन इलेक्शन कमीशन में भी हल्का बंदियों के हवाले से क्या इलेक्शन कमीशन क्या सोच है? हल्का बंदियों के हवाले से जो हतमी नोटिफिकेशन है, पहले 14 दिसंबर को उसका आना था नोटिफिकेशन, अब उन्होंने उसको थोड़ा सा पीछे कर लिया। वो 30 नवंबर के 14-15 दिन वो पीछे आ गए हैं। अच्छा, उससे होगा ये कि आपका इलेक्शन बज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा है, बल्कि उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज, बड़ी छोटी सी प्रेस रिलीज है 3-4 लाइनों की, उसमें उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन का शेड्यूल भी जल्दी करेंगे। लेकिन ये हो नहीं सकेगा। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीनों में इलेक्शंस आमतौर पे जब भी कहीं शेड्यूल भी हो ना, जब हर जगह पे हो रहे हों तो वो उनको रोक देता है। उसकी वजह कि
कि 8 से 10 अजला ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी शदीद बर्फबारी होती है, बड़े मुश्किल मौसमी हालात होते हैं, और वहाँ पे देखें और ये बात इलेक्शन कमीशन को पता भी है, उनको इलेक्शन कमीशन को पता है। देखें इलेक्शन कमीशन आप देखें ना, इंटरेस्टिंगली जब अभी जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि उस वक्त चीफ जस्टिस ने पूछा जी इलेक्शन करा सकते हैं, उन्होंने कहा कि आप कहेंगे कराएंगे लेकिन 7 महीने बाद करा सकते हैं। 2022 में उन्होंने कहा अक्टूबर नवंबर 2022 में हम इलेक्शन करा सकते हैं। तो अब जो है वो मेरा नहीं, वो खैर ये जब इलेक्शन केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो 30 अप्रैल पहले फैसले में डेट थी, 30 अप्रैल का जो शेड्यूल भी जारी हो गया। फिर हैरानकुन तौर पे उन्होंने वो शेड्यूल खुद ही वापस ले लिया। देखें अब वो आइन की उन्होंने तशरीह भी खुद ही कर ली। अच्छा, कल जस्टिस मुनीब साहब के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा है कि जी आपने कोई भी लाइक आइन के अगर किसी किस्म की तशरीह है तो वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं करनी, हमारे पास आना है, वो आपने हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास आना है। सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करके आपको बताएगी अच्छा आपने अगर 90 दिन से आगे इलेक्शन लेके तो जाना है, करना क्या चाह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या माइंड है, आप ज्यादा समझते हैं। माइंड ये है कि अभी तक मैं माइंड के मैं फैक्ट थोड़ा सा बता देता हूं, पिछले 4-5 दफा जब इलेक्शन का मौका आया से ही चलते हैं। वैसे ये भी सवाल है, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान में कौन, ये बहुत मुश्किल सवाल है। अच्छा 4-5 ऐसे बड़े मौके आए जब इलेक्शंस करवाने थे, जैसे कि एक अभी हम जो जिक्र किया नो कॉन्फिडेंस जब हुई थी इमरान खान साहब के खिलाफ, उसके बाद ये जब केपी पंजाब इलेक्शंस वाला मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त भी आपको पता है कि वो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट बड़ा बेंच के रिमार्क्स मलिक साहब आपको याद होंगे ऐसे थे कि जी 224 सब क्लास 290 डेज से बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा, लेकिन वो डटे रहे। अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब सुप्रीम कोर्ट में आई, ये बड़ी दफा आए हैं, एक से ज्यादा दफा, आपको याद होगा सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए जब आए, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने बड़ा जोर लगाया। ये बताएं 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन है, क्या ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर डोमिनेट है उन पे या इनकी कंसेंसस होता है या क्या, कौन है अंदर? पहली बात है बिल्कुल ये डोमिनेट करते हैं, ठीक है। अच्छा आप अगर फैसले भी देखें और बिल्कुल इनकी तरफ से, और इन पे तो कोई डोमिनेट नहीं करता यार ये देखो साकिब भाई आपको पता है मेरे नहीं, लेकिन लगाया इमरान खान साहब ने, साकिब साहब इसमें एक इमरान खान साहब बता दिया कि मैंने क्यों लगाया, नहीं इमरान खान साहब ने लगाया, इमरान खान साहब बता दिया इमरान खान क्यों लगाया। देखिए खान साहब कितने काम खुद करते थे ये आपको भी पता है मुझे। अच्छा इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो डिलिमिटेशन का बहाना है वो एवर रेडीमेड है, हैंडी है। वो जब भी देखे, जब आपने जिसका जिक्र किया, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आए उस वक्त भी उन्होंने डिलिमिटेशन की बात की, अब भी डिलिमिटेशन की बात की, और उन्होंने क्लियर कहा है कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो ये एक रेडीमेड बहाना है। वो जब आपने इलेक्शन करवाना हो ना तो ये सब बहाने हैं। देखें आप कहेंगे इससे पहले 2018 का इलेक्शन भी तो आपने वो एक सिंपल कानून पास करके तो डिलिमिटेशन के बगैर पुरानी हल्का बंदियों पे करवा दिया था, अभी भी आप करवा। अच्छा इस दफा भी कोई हल्का बंदियों में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आनी, आपकी अभी तो हल्का बंदियां हुई है ना, 6 मामूली सा फर्क आएगा, मामूली सा फर्क आना है, और ये कोई बहुत ज्यादा और इसमें एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पहलू ये कि ये डिजिटल सेंसस हुआ है, तो उसकी हल्का बंदियां भी मेरे ख्याल में डिजिटली होनी, मतलब आराम से हो जानी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी। मतलब आज है 1 सितंबर, 16 सितंबर को चीफ जस्टिस जा रहे हैं, तो 15 दिन है। पीटीआई सुना है कंटेम्प्ट में जा रही है, रिव्यू खारिज हुआ इलेक्शन कमीशन का, तो क्या आपको क्या मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई समझती है कि जस्टिस बंदियाल इलेक्शन करवा देंगे तो इनको ऐसे ही इलेक्शन मिलेगा जो पंजाब में मिला 14 मई हुआ आज भी, और मेरा ख्याल है बंदियाल साहब को खुद भी रिस्ट्रेन करना चाहिए अब इस क्योंकि जब बंदियाल साहब बीच में इंटरवीन करेंगे तो उनका एक क्लैश है, सीधी बात, पर्सनैलिटी क्लैश कहें या जो भी कहें, जो दूसरी साइड है फिर वो करेगी। अदरवाइज कुछ वाइब आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ना तकरीबन है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। अच्छा, यानी ये मैं आपको बताऊं पाकिस्तान बार कौंसिल क्यों इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो 90 दिन के अंदर की वकील पहली सुप्रीम कोर्ट बार तो थी प्रोफेशनल ग्रुप प्रो पीडीएम, पाकिस्तान बार कौंसिल है प्रो पीडीएम, प्रो नून, प्रो पीपल्स पार्टी। प्रो नून एक बार है, पाकिस्तान बार कौंसिल एपेक्स पार्टी है, वो एक कर रही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला, और फिर आइन में लिखा हुआ है। अच्छा लेकिन एक बात है कि कारी साहब से किसी ने 2 दफा कोशिश की, ठीक है वैसे भाई कि जी ये 90 दिन, तो उन्होंने बड़ा इजीली कहा कि मैंने अभी देखा ही नहीं कि क्या करना है बड़ा। लेकिन आप जिन बाइट्स की बात कर रहे हैं वो 16 सितंबर के बाद की है सुप्रीम कोर्ट 16 सितंबर के डेज की, ये नहीं, वो नासिर साहब भी मुझसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म है कि वहाँ
इलेक्शन अगर होगा भी ना तो मेरा ख्याल है ये जो आप कह रहे हैं ना बर्फबारी और ये वो, तो पहला काई साहब का टेस्ट भी यही है इलेक्शन वाला। तो इलेक्शन पे मेरा ख्याल है कि इलेक्शन ये बार ऐसे ही नहीं 90 दिन की बात कर रही, उनको भी मूड का पता है। देखिए इसमें दो बातें, इसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट आ गया है, जो भी जजमेंट आई है उसमें, कि आप हमारे पास आ सकते हैं अगर आपने एक्सटेंड करनी है, लेकिन इजाज़त आपने हमसे ले ली है। इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त देनी है। लेकिन मैं आपकी एक बात पे कहना ये चाह रहा था कि जब अगर पीटीआई ये सोचे कि हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन फाइल करनी है, तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि सुप्रीम कोर्ट का ही इसी साल का एक जजमेंट भी है, और ये मेरे ख्याल में जनवरी में आया था, जस्टिस अमीनुद्दीन का, मुझे अगर मैं रिकॉल सही तरह कर रहा हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कंटेम्प्ट का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो अथॉरिटी है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के पास, वो अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराने का हथियार नहीं है। ये किसी की अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये सिर्फ डिग्निटी ऑफ द कोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादा अब ज़ुबैरी साहब की पिटीशन इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट, जो 90 लेकिन एक बात है, नासिर साहब को बहुत बड़ी खबर है, ये चीफ मिनिस्टर किसको मिलने गए थे जिनको उन्होंने कहा था कि जी अब 2 साल के लिए हैं, वो क्या यार वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की तो बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं असल में मुझे तो पूछ लिया, मैं नाम नहीं लूंगा कि किसी ने, लेकिन एक बात है कि जब नॉमिनेट हुए थे ना चीफ मिनिस्टर पंजाब, फरवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी मेरे ख्याल जनवरी जी, तो उनको किसी ने मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया था कि मुबारक हो, आप चीफ मिनिस्टर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गए हैं। उस वक्त इस वक्त गवर्नमेंट पीडीएम की थी, ठीक है, तो उन्होंने पहले तो उसका शुक्रिया अदा किया बड़ी बार, फिर उन्होंने कहा कि आपको पता है यहाँ 2 साल के लिए 2 साल के लिए। तो जिन्होंने हमें बताया वो कहते हैं कि मेरे लिए शॉकिंग था कि मैंने उनको कहा अब यहाँ 2 साल के लिए, तो हैरान होंगे, उन्होंने कहा वो हैरान ही नहीं हुए, उन्हें मालूम था पहले। अच्छा मलिक साहब, नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रिप्ट का पता 17 सितंबर के बाद, 17 सितंबर के बाद एक चीज़ मैं ऐड आके पे कर लूँ, नासिर साहब जो अभी बात कर रहे थे कि अगर आपने 90 डेज से बाहर जाना है, क्योंकि बज़ाहिर अगेन हम 90 डेज से बाहर अब जा रहे हैं, जी, जो भी वजह है, डिलिमिटेशन सीसीआई पे डाल दें, जो भी आप करें, लेकिन अब डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का नासिर साहब बाउंड है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, चाहे वो उस हवाले से खबर है मेरे पास कि इनफॉर्मली इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ड्राइविंग सीट पे जो जजेस थे इलेक्शन कमीशन, ठीक है, कि आप हमारे पास आए, ये जो मामला है डिलिमिटेशन का, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं गया, इन्होंने कहा कि अनाउंस कर दिया कि हम डिलिमिटेशन करेंगे और 90 दिन के अंदर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। इनफॉर्मली हमें इलेक्शन कमीशन के ज़राए से पता चला था मुझे कि इनको कहा गया था कि हमारे पास ले आए, यही जस्टिस मुनीब की जजमेंट है, लेकिन जस्टिस मुनीब की जूरिस्प्रूडेंस को काई साहब ऑन करेंगे, वो कहेंगे ये असल चीज़ है। और दूसरी बात जो सवाल एक और है, लोग डरते नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट से जाते हुए, उन्हें पता है जजमेंट क्या आएगी, तो वो इसलिए घबराते भी हैं कि सारा वेट हो रहा है 17 सितंबर तक का जो इंतज़ार हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक भी फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के बाद 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ जो पीटीआई की ख़वातीन थी उनकी ज़मानतें आई, 2.5 माह हो गए हैं। ये बताया गया है कि 4-5 बेंचेस तब्दील हो गए हैं, उनकी समात आगे नहीं बढ़ रही। सवाल मैं अपने दोस्तों से ये रखूँगा उनके सामने कि लाहौर हाई कोर्ट को क्या ये कंडक्ट ठीक है? क्या लाहौर हाई कोर्ट को ज़मानत पर फैसला कर देना चाहिए? बेशक वो ज़मानतें खारिज ही कर दें, लेकिन 2.5 माह तक इस तरह रखना जो है वो कैसे देख रहे हैं नासिर साहब आप? देखें, ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप रिजेक्ट कर दें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप वो उनको लिम्बो में रखें। और वैसे भी आपको याद है, हसनात साहब को याद होगा कि आपको याद है जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे, एक दफ़ा आए थे तो हमारे मुल्क, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, बिल्कुल, और अगर ख़वातीन के हवाले से दे आर वेरी टची, और ये बहुत ही नाजुक मामला है, हमें इसको बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। उन्होंने ये बात मानी थी। ये कब की बात है? ये लास्ट मिलिट्री कोर्ट की बात हो रही थी, मिलिट्री कोर्ट जब बन रही थी ना, या और जब ये 102 बंदे, ये उस जमाने की बात है। एक मीटिंग में वो आए थे तो हमने उनसे गपशप लगाई थी। वैसे उस वक्त भी ये मामला मिस हैंडल हो रहा था, उनको चाहिए था कि देखिए मिलिट्री कोर्ट में तो नहीं भेजा गया ना खवातीन को, मिलिट्री कोर्ट में नहीं, लेकिन पहली दफ़ा ये ज़ैद हुसैन साहब ने आर्टिकल दान में लिखा है कि पहली दफ़ा ये हो रहा है कि रिसेंट पास में इतनी खवातीन एक्टिविस्ट हैं, चाहे एक साइड पे ईमान मज़ारी हैं, चाहे वो पीटीआई की हैं, वो जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिली, अमूमन बेल में। लेकिन ये शुरुआत भी तो पीटीआई ने करप्शन केस में मरियम नवाज़ को भेजा। चले आप वो कहते हैं जी करप्शन चार्जेस थे, मरियम नवाज़ और फरियाल सालपुर अंडर ट्रायल प्रिजनर थी, अमूमन
कम जो है ना, जब ट्रायल हो रहा हो, यानी अभी ट्रायल स्टार्ट ना हो और इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आपने फरियाद तलपुर और मरीम नवाज को रखा, और मरीम नवाज को जिस तरीके से रखा, फिर अब ये है कि आपके जो एक्टिविस्ट हैं मे भी उन पे चार्जेस कुछ और। लॉ क्या है, मतलब खवातीन की बेल के बारे में? देखिए बेल तो लगना चाहिए, बेल तो टेकअप होनी चाहिए, और लाहौर हाई कोर्ट के बेंचेस की तब्दीली इस पे बात क्यों हो रही है? देखिए ये कुछ जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट के बेंचेस बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं यार, हाई कोर्ट है ये तो फिर घर जाए। अगर रोज लिया हुआ है आपने देखिए, अगर ओथ दिया हुआ है तो मेरा ख्याल है कि उनको केस सुनना चाहिए। जो आपके बुनियादी हकूक है ना, वो आईनी हकूक है। वो जो चैप्टर है वो आपको पता है, ये सुप्रीम कोर्ट में कई दफा बहस हो चुकी है कि मार्शल लॉ में भी फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर सस्पेंड नहीं होता, हेल्ड इन एबेयंस नहीं होता। जो राइट्स हैं लोगों के वो मिलेंगे, और उसकी कस्टोडियन कौन है? हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो लोगों की बुनियादी हकूक है, ठीक है, देखें ये किसी ने नहीं कहा कि आप चार्ज खत्म कर दें, आप इन्वेस्टिगेट करें, आप उनकी बेलें खारिज कर दें। लेकिन ये है कि बेंच तब्दील होना, उनको डिले में डालना, और ये कोई मतलब तरीकाकार नहीं है। नहीं, वो क्या कहते हैं जज साहब क्यों नहीं सुनते? बस वो पता चलता है जी अफलाम बेंच केस सुनेगा, फिर पता चलता है जी बेंच तब्दील हो गया, अब नए बेंच के पास केस चला गया, फिर बेंच तब्दील। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा नहीं होता ये मामला, ये पहले भी। लेकिन एक बात मैंने देखा है कि जो पीटीआई की ख़वातीन हैं वो पीटीआई के जो एक्टिव हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड कर लूँ, खबर अभी आ गई है, ओन अब्बास बप्पी जो 9 मई के बाद से मंजर से बिल्कुल गायब थे, जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, आप भी मंजर-ए-आम पर आ गए और पीटीआई छोड़ने का ऐलान भी कर दिया उन्होंने मंजर-ए-आम। अच्छा, तो ये इतने दिनों बाद मंजर-ए-आम पे आने के बाद ही क्यों छोड़ रहे हैं? अच्छा, आपकी कोई साइफर के केस में बात? हाँ, साइफर केस के हवाले से आज कोई टीम भी गई थी, लीगल टीम, आज कोई इमरान खान से मिलने। बिल्कुल, इमरान खान से मिलने जो है वो गई है लीगल टीम, और ख़ास तौर पर साइफर केस से मुतल्लिक मैं थोड़ी सी डिटेल देता हूँ, उसके बाद आपके सामने रखूँगा कि उसकी इन कैमरा जो प्रोसीडिंग्स है उस पर थोड़ी सी बात करना बहुत ज़रूरी है। साइफर केस में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी जो है 2 गिरफ्तार हैं। इसके अलावा असद उमर भी इसी में नामजद है और दीगर लोग भी नामजद हैं। इसमें इमरान खान पर केस यही है कि आपने साइफर जो है वो उसकी जो कॉपी है उसको गुम किया या अपने पास रखा, और जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी थी, इंटेग्रिटी थी, उसको जो है दाव पे लगाया और उसका कंटेंट आपने शेयर किया, और उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो केस चल रहा है। पीटीआई का जो दिफा है उसमें उनका दिफा दो टेक्निकल हैं कि आपने मार्च 2022 वाला मामला उठाया, अक्टूबर 2022 में आपने इंक्वायरी शुरू की, और अगस्त 2023 में आपने जो है वो मुकदमा बनाया। एक तो डिफेंस ये है, दूसरा उनका बड़ा डिफेंस ये है कि वो डी क्लासीफाइड हो गया था जो साइफर था, तो इसलिए जब डी क्लासीफाइड हो जाए तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगता। तो ये सारा केस है। इमरान खान वहाँ पे है, जेल से बाहर बज़ाहिर उनका बड़ी जल्दी जो है वो निकलना जो है वो नज़र नहीं आ रहा। उसमें जो जज हैं उन पर भी उन्होंने टेक्निकल अदम एतमाद किया है कि टेक्निकली और कानूनी तौर पर वो मजिस्ट्रेट नहीं है, तो इसलिए वो नहीं बैठ सकते। अब मलिक साहब आपसे, नासिर साहब आपसे, राय साहब आपसे कि सवाल ये है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट है वो कहते हैं कि इन कैमरा है, आप कोई प्रोसीडिंग, कोई जो सहाफ़ी उसको कवर नहीं कर सकता, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का मे भी बाद में अमेंडमेंट्स आई हों, ये वो सेक्शन 14 है वो ये कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ आज हम 2023 में बैठे हुए हैं और इतनी एडवांस चीज़ें चल रही हैं, तो आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? तो कोर्ट रिपोर्टर आप क्या कहें? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग भी इन कैमरा थी, ठीक, खुद ही जज जो हैं उन्होंने कहा कि जी पब्लिक की जाए। फिर उसमें रूल जजमेंट आया जैसे शेख अजमत सईद का कि जी अगर जज चाहे तो वो पब्लिक कर सकता है। फिर जैसे इरफान सादत, जैसे शौकत सदीकी की जब प्रोसीडिंग रही है तो पब्लिक हियरिंग भी हुई है उसकी, जो पब्लिक मीटिंग। अब यहाँ जो मामला है साइफर का, इसमें मुझे लग रहा है कि एक कानून अगर है तो डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आना पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट की जज मेरा ख्याल है कि एक एप्लीकेशन की है सलमान सफदर ने इमरान खान की तरफ से, लेकिन वो एक फरीक है, दूसरी तरफ फरीक रियासत है। अब ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मामला जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में कि जी इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, आपने ट्रांसपेरेंसी का तकाजा यही है, जिस तरह फौजी अदालतों के ट्रायल के हवाले से भी बात होती है कि ओपन होना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है ये मामला आपसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएगा और होगा, होना तो चाहिए कि हर चीज़ जो है ये पब्लिक है,
सबको पता है, तो बेहतर है कि ये चीज़ पब्लिकली ट्रायल होना चाहिए। और इस तरह के डॉक्यूमेंट अभी ट्रम्प का केस एक चल रहा है कि डॉक्यूमेंट, वो भी मेरा ख्याल है उसकी रिपोर्ट हो रहा है अमेरिका में। बिल्कुल, देखिए खान साहब पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपको पसंद नहीं है या है, लेकिन वो लोगों में जिंदा है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। ये पॉपुलर लीडर है। देखें, हम लोगों के लिए आपने इन कैमरा तो कर दिया, लेकिन दुनिया देख रही है। आप दुनिया को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? जब तक ये ओपन नहीं होगी इसकी हियरिंग, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा कहने का मकसद है कि ये जो है सिस्टम की बका के लिए ये ज़रूरी है कि हर चीज़ ओपन हो जाए ताकि लोग उंगली ना उठाएं। देखिए नासिर साहब ने जो बात की, ये फैक्ट्स हैं। एक तो वो पॉपुलर है, और पॉपुलैरिटी भी ऐसी है कि जो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2-3 लीडर्स को इतनी ज़्यादा, या 1-2 लीडर्स को इतनी पॉपुलैरिटी उनके नसीब में आई। और दूसरा, ओपन करना चाहिए, ओपन रखना चाहिए। उसकी वजह यही है कि देखें, ओपन रख के भी लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब आप इतना सीक्रेटली करेंगे तो फिर तो वैसे ही जो है वो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन एक बात है कि पॉपुलर तो है, लेकिन इंटरनेशनल सपोर्ट उनको वो नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे। पीटीआई को देखिए, ये अब लम्हे फिक्री है पीटीआई के लिए। उनकी ख़वातीन अगर जेलों में हैं और ट्रायल उनको फेयर नहीं मिल रहा, उस हवाले से वो प्रेशर ही नहीं बना सकते। वजह यह है कि जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कोई बैलेंस बात करे, उसके खिलाफ भी ट्रोल शुरू हो जाता है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में जिनकी इम्पैक्ट है वो ईमान मदारी के मामले में तो वहाँ वो खड़े हैं, लेकिन पीटीआई के मामले में नहीं खड़े। हालांकि मेरा ख्याल है कि सहाफ़ी को खिलाफ अगर ट्रोल भी हो तो उसको जेन्युइन बात और बिल्कुल वो करनी चाहिए जिसके हक में है। ये नुकसान हुआ है इंटरनेशनली, कोई राइट ऑर्गेनाइजेशन किसी जगह से कोई आवाज़ नहीं आई। जीएसपी प्लस का मामला इतना इम्पोर्टेंट है जिसमें ये चीज़ें हो सकती, लेकिन ये मसला ये है कि पीटीआई को सिवाय उनका ये काम है कि उनके जो लोग हैं वो जो उनका बैलेंस बात करते हैं, ट्रोल करने के अलावा नहीं। तो इस वजह से ये एस्टैब्लिशमेंट को और पीडीएम को बड़ी एडवांटेज हासिल है। इमरान खान को बाहर से वो कोई उस तरह की कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट नहीं मिल रही। आपकी कोई एक दो मुलाकात, आपको कोई खबर है? देखिए, कल हमारी मुलाकात हुई थी फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी साहब ने। उन्होंने एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग पे बुलाया था जो फॉरेन ऑफिस के रिपोर्टर्स हैं उन्हें, तो वहाँ पर ये बात हुई थी। क्योंकि एक इतलात ये भी चल रही है कि MBS साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, वो उसकी अभी कोई तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन तरदीद भी, आज भी फॉरेन ऑफिस की एक वीकली ब्रीफिंग थी, उसमें भी उन्होंने तरदीद नहीं की। सोशल मीडिया पर तो इतलात चल रही है कि वो आए इसीलिए रहे हैं जिस तरह आप इशारा करें। लेकिन देखें, यूरोपियन यूनियन इसके ऊपर बड़ा खुल के इजहार कर रही है। उन्होंने ट्वीट्स में, अपने बयानात में यूरोपीय जो यूनियन में वहाँ पे बात की कि जियो फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ख़वातीन के साथ जो हो रहा है, मतलब इस तमाम चीज़ों पे वो आवाज़ उठा रहे हैं। GSP प्लस का जहाँ तक मामला है तो वो यूरोपीय यूनियन का अपने कुछ इश्यूज़ हैं, वो अभी उसको रिव्यू नहीं कर, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इसको करेंगे और इस सूरत हाल पे हम नज़र रखे हुए हैं। बाकी जहाँ तक जिस तरफ मलिक साहब इशारा करें वो एक इम्पॉर्टेंट नुकता है। शरीफ खानदान के ज़ाती ताल्लुकात थे, बड़े चंद जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्हें कह लें या इनके भी थे पहले दिन नहीं साकिब साहब, पहले दिन आए मोहम्मद सलमान ने खुद गाड़ी ड्राइव की। वजह यह है कि खान साहब ने वजह ये है कि खान साहब ने जहाज दिया था, देखें सऊदीज को भी नाराज किया। तैयब उर्दगान और मलेशियन जो वो थे वो भी कोई कहीं मुझे बताएं कि कहीं से कोई पीटीआई की चले इमरान खान और नवाज शरीफ की गल्फ कंट्री से सपोर्ट में, इनको क्या वजह है? जगह से थोड़ा सा इनके नैरेटिव की सपोर्ट आ रही है जो बड़ी हैरान कौन है। कहाँ से? देखिए अमेरिकन जो हैं वो, हाँ कल मैंने जलील अब्बास से माविया में अमेरिकन कर रहे होंगे जिस भी वजह से, कल मैंने उनसे सवाल ये किया कि आपके साथ और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ US एम्बेसडर की मुलाकात हुई तो वो क्या कह रहे हैं आपसे? वो क्या उन्होंने, क्योंकि जब वो स्टेटमेंट्स जारी की उसमें वो बात कर रहे हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस की और अवाम अपनी फ्यूचर की लीडरशिप मुंतखब करें, तो उनका ये कहना था कि जी बिल्कुल यही बात हुई है और हमने भी उन्हें एश्योरेंस दी है कि इलेक्शन आइन के मुताबिक ही होंगे। अब आइन के मुताबिक मैंने कहा तो आपने एश्योरेंस दे दी, उन्होंने भी कहा कि जी हम ये चाहते हैं। जब इस बात पे इत्तेफाक हो गया तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास क्यों यही बात की तस्दीक कराने के लिए चले गए? तो ये देखिए वो सारा इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव बिल्ड किया वो अगेंस्ट US था, लेकिन अब वो लोग इस वक्त इलेक्शंस के लिए अच्छा आप आखिरी एक डिप्लोमेटिक साइड आप ये भी कवर करते हैं, वहाँ क्या है इस हवाले से इलेक्शन और जो PTI? देखिए वो ये चाहते हैं, उन्होंने खुल के ये मुख्तलिफ मौक़ों पे बयान भी करते रहे, मीडिया टॉक्स में भी बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए और आइन क्या कहता है
बड़ा वाज़ेह है। नहीं तो डिक्टेटर को भी कई दफ़ा सपोर्ट कर जाते हैं, उस तरह तो डिक्टेटर तो सुप्रीम कोर्ट से भी डिक्लेरेशन लेके आ जाते हैं, वो जब आप नहीं अब यानी वो आपके असल वैसे डेमोक्रेट नाज़ साहब कहेंगे, लेकिन रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में फर्क है। वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं ये इस हवाले से एक्टिव हैं, अच्छा इस हवाले से एक्टिव हैं और ये बारहा इसका इजहार भी कर चुके हैं, मुलाकातों में भी, अपने बयानात में भी और इवन मीडिया टॉक्स में भी ये हुई है। अच्छा, आखिरी बात कि आज कोई सुना है उनकी कोई लीगल टीम गई थी? जी, उनकी लीगल टीम गई थी। जो इमरान खान हैं उन्होंने अपने जो बेटे हैं उनकी मुलाकात के टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से कल जो अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वहाँ से इजाज़त ली, तो आज उनके वकील वो ऑर्डर लेके गए, तो ना तो उन्होंने वकील साहब को अंदर दाखिल होने दिया, तो ना ही वो ऑर्डर जो है उन्होंने लिया अटक जेल अथॉरिटीज़ ने। उन्होंने कहा आपका टाइम है जुमरात को। सियासत में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती बातचीत है, मतलब आप जो मर्जी करें लेकिन आप बातचीत का रास्ता, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है वो मिसाली है। देखिए नून लीग भी इवन थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट है इस मामले में। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, नासिर इकबाल साहब, राजा मोहसिन इजाज साहब। नाज़रीन, आइंदा हम नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।